हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में जेएसएससी के द्वारा जो नई वैकेंसी निकाली गई है झारखंड नगर पालिका सेवा परीक्षा 2022, उसी में एक महत्वपूर्ण पोस्ट है राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो आपको पता होगा कि यह परीक्षा जो होगी 3 पेपर होगा इसमें, जिसमें कि जो 3rd पेपर होगा उसमें आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा, क्योंकि इस पोस्ट के लिए आपका या तो ग्रेजुएशन में कॉमर्स होना चाहिए, या तो आप इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किए हो, या फिर मैथमेटिक्स से, या फिर एस्थेटिक्स से, तो वही छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पिछला वीडियो में और 2-3 अन्य वीडियो में हमने इसके पूरे सिलेबस पर चर्चा किया था, और एक कॉमर्स के जो छात्र हैं जो कॉमर्स से अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका ग्रेजुएशन में कॉमर्स है, तो उनके लिए सिलेबस क्या होगा उस पर हमने संपूर्ण चर्चा किया था। 3rd पेपर में जो 100 अंकों का होगा और 50 अंक अन्य जनरल पूछे जाते हैं। आज हम लोग यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के छात्र हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो छात्र अप्लाई करते हैं। तो उनका जो पेपर 3rd, जिसमें कि कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें 100 प्रश्न जो है सिर्फ इकोनॉमिक्स से रहेगा और 50 प्रश्न जो है अन्य मैथ, जीएस और विज्ञान से। तो ये जो 100 प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, तो उसके लिए सिलेबस आखिर है क्या? तो सिलेबस आयोग ने जारी कर दिया है। इसका पीडीएफ हम ऑलरेडी टेलीग्राम पर उपलब्ध करा चुके हैं। आज हम लोग इसके संपूर्ण सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पूरे सिलेबस को, साथ ही इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और साथ ही हमारे साथ आप क्लासेस में कैसे जुड़ सकते हैं, और एक कम समय में, चूंकि आपको पता होगा कि सितंबर अक्टूबर के लगभग इसका एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है कि लिया जा सकता है। तो चूंकि अब यहां पर देखिएगा 4 से 5 महीने के लगभग हमको इस पर तैयारी करनी है, तो इसके लिए एक बेहतर प्लान की जरूरत है, स्मार्ट तरीके की जरूरत है, और साथ ही उसके लिए बेहतर नोट्स होनी चाहिए, समय पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें हमारे साथ भी उपलब्ध कराई जाएगी, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी यहाँ पर बिल्कुल नए छात्र हैं जो हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी न्यू लाइव क्लासेस की वीडियो है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एग्जाम तक संपूर्ण तैयारी भी करेंगे, क्विज सेशन और अन्य अपडेट की आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, साथ ही अन्य टॉपिक पर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। जो हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी झारखंड म्युनिसिपल सर्विस कंबाइंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया झारखंड नगर पालिका सेवा के लिए। तो आपको पता होगा कि इसमें टोटल जो है 3 पेपर हैं, जिसमें पेपर 3 जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 तो आप पहले से सीजीएल या फिर अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रही होंगे। और जो भी छात्र तीनों पेपर के लिए भी जुड़ना चाहते हैं, जो पहली बार तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो जो छात्र पेपर 3 का तैयारी करते हैं, जिनमें उनका अगर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ पर बहुत ही कम फीस पर आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, जिसमें के लिए अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम फीस है यहाँ पर। इसके अलावा मैथमेटिक्स का आप करते हैं तो उसके लिए अलग फी है। पेपर 3 का अगर इसमें जो 100 प्रश्न प्लस 50 प्रश्न है 150 प्रश्नों का, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर, या फिर पेपर 1 और पेपर 3 या फिर तीनों पेपर के लिए आप क्लासेस जुड़ सकते हैं। इसको ज्वाइन कैसे करना है? तो हमारा जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसे गूगल प्ले स्टोर से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करना है। उसके बाद स्टोर कोर्स में जाइएगा, स्टोर सेक्शन में, और वहीं पर आप सिलेक्ट कीजिएगा आपको जो जेएसएससी की एग्जामिनेशन है, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दिखेगा आपका इकोनॉमिक्स, ई-कॉमर्स या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके आधार पर आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डायरेक्ट जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है वहां पर भी आप कॉल करके व्हाट्सएप पर आप वहां पर सारे एडमिशन के प्रोसेस आपको बता दिए जाएंगे। आप वहां पर पेमेंट करके आप एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं। इन सारी क्लास की विशेषता ये रहेगी कि सारी क्लासेस लाइव चलेंगे, लाइव आपके डाउट भी क्लियर किए जाएंगे, और लाइव क्लास के दौरान ऑफलाइन क्लासेस जैसा ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कि आप डायरेक्ट कॉलिंग फैसिलिटी के आधार पर आप टीचर से बात कर सकते हैं। साथ ही इसमें स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आपको वहां पर उसी के अनुसार मटेरियल मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि ध्यान रखिएगा ये परीक्षा पहले नहीं हुई है, लेकिन हमारी तरफ से जितने भी अदर एग्जामिनेशन लिए गए हैं जहां पर इसके टॉपिक जो संबंधित हैं, क्योंकि जो सिलेबस तैयार किया गया है बहुत सारी अन्य परीक्षाओं से मिलते हैं, तो वहां से भी आपको अन्य परीक्षाओं से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको एनालिसिस किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, साथ ही नए प्रश्नों को भी चर्चा यहां पर किया जाएगा। जो नगर पालिका सेवा है उसमें 3 पेपर रहेंगे, एक ही चरण में परीक्षा होगी, तो बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। देखिएगा जेपीएससी की तैयारी अगर हम लोग करते हैं तो पीटी हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, और हर एक स्टेज पर बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है। कभी ये प्रॉब्लम हो गया, कभी आरक्षण का, तो कभी ये चीजों को लेकर, तो बहुत सारी समस्याएं होती है वहां पर।
ये एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है झारखंड के छात्रों के लिए, क्योंकि इसमें झारखंड के ही छात्र भर सकते हैं, बाहर वाले तो भर नहीं सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी तरह से आपको गंवाना नहीं है। और ये इसमें कंपटीशन भी, जैसे सीजीएल देखिएगा तो इसमें उसके मुकाबले इसमें कंपटीशन बहुत ही कम रहेगा। 184 पोस्ट है इसमें, आपका पूरे 900 जो है सीजीएल के लगभग पोस्ट है, और उसमें 5 लाख 3 लाख सॉरी 3 से 3.5-3 लाख तो छात्र होंगे ही उसमें। और इसमें तो जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स रहेगा वही छात्र इसमें भरेगा, कॉमर्स जो ऑनर्स है वही छात्र भरेगा। तो इसलिए ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो इसे आपको हाथ से नहीं जाना देना है। इसलिए तैयारी आपको बेहतर तरीके से प्रारंभ से ही करते चलना है और कंटिन्यूटी बना के रखना है, हार्ड वर्क करना है। बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर कि झारखंड में एग्जाम को लेकर संशय बना हुआ है, क्या होगा? ध्यान रखिए, कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा अपने स्थान पर है। कोर्ट ये नहीं करेगी कि सारी वैकेंसी को रद्द करिए, एग्जाम होगा ही नहीं। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एग्जाम लेने के लिए मना कर देगी? बिल्कुल नहीं मना किया जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि ये चीज गलत है तो उसको सुधार कर एग्जाम लीजिए। हो सकता है कि उसकी वजह से 1 महीने 2 महीने लेट हो जाए, लेकिन एग्जाम होगा। क्लियर है? चाहे वो आप किसी भी से संबंधित हो। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसी आधार पर कि एग्जामिनेशन लिया जाएगा, अदरवाइज सरकार नोटिफिकेशन ही नहीं जारी करती। और कोर्ट भी बहुत मेजर चेंजेस नहीं करने वाला है कि नहीं कि ये पूरा वैकेंसी को ही बदल कर फिर से नया वैकेंसी लाइए, जैसा पिछला बार सीजीएल में हुआ था, उसमें तो बहुत बार बदलाव हुआ था। इसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए पैसेंस रखिए, हार्ड वर्क कीजिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, बिल्कुल आपका एग्जाम होगा। नगर पालिका सेवा में 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में जैसा कि आपको पता है कि इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश रहेगा, जिसमें कि मात्र 30% लाना है। उसके मार्क्स भी मेरिट लिस्ट के लिए जोड़े नहीं जाएंगे। पेपर 2 आपका भाषा संबंधित होगा, जिसमें कि आपका 12 भाषा रहेगा, उसमें से कोई भी भाषा चयन कर सकते हैं। कुछ छात्र मैंने कमेंट में देखा था, यहाँ पर पूछ रहे थे सर कि पेपर 2 का चयन जो हम लोग करेंगे भाषा में, क्या मेरे जिला का ये है तो हम क्या नागपुरी रख सकते हैं, या फिर मेरे जिले का ये है तो क्या हम अन्य भाषा रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जिले स्तर जो वैकेंसी आती है उसके लिए प्रावधान है कि जिस जिला में आप अप्लाई करते हैं उसी जिला में जो भाषा है जनजातीय स्थानीय, उसी का चयन कर सकते हैं। ये जो राज्य स्तरीय परीक्षा ली जा रही है जैसे सीजीएल है, ये राज्य स्तरीय, ये जिलेवार वैकेंसी नहीं है। तो जिलेवार वैकेंसी के लिए जो प्रावधान है तो उसी के अनुरूप करना होगा। लेकिन जब राज्य स्तरीय परीक्षा की बात आती है तो उसमें 12 भाषा आपको मिलते हैं, आपको जो भी मन करता है आप उसको ले सकते हैं। 12 भाषा में जो भी आपको लेना है आप उस भाषा का चयन कर सकते हैं। और ये 100 प्रश्न इसमें रहेंगे और इसके मार्क्स मेरिट में जुड़े जाते हैं, तो इसमें भी अच्छे खासे आपके मार्क्स होने चाहिए। और जो छात्र पहले से अन्य परीक्षाएं जैसे इंटर लेवल का या फिर सीजीएल का या फिर उत्पाद सिपाही का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उससे तो ही बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे, मेजर टॉपिक, तो आपको इसके अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उनको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, बिल्कुल बेहतर तरीके से मार्क्स इसमें ला सकते हैं। अब बचा पेपर 3। पेपर 3 आपका होगा यहाँ पर जो मेजर पेपर होगा, जिसमें कि 150 प्रश्न रहेंगे। और इसमें 150 प्रश्न में अगर हम बात करें 150 में से 100 प्रश्न आपका स्पेशलाइज होगा। अगर आप जो कॉमर्स से अप्लाई करते हैं, इकोनॉमिक्स से, आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े थे, अगर आप इकोनॉमिक्स से अप्लाई करते हैं तो इकोनॉमिक्स से यहाँ पर 100 प्रश्न पूछा जाएगा। और बाकी के प्रश्न जो है 50 प्रश्न, इसमें 20 प्रश्न जीएस से, सभी को मिलाकर 10 प्रश्न साइंस से और 20 प्रश्न जो है मैथ से, जनरल मैथ से पूछे जाते हैं। मेरिट लिस्ट पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर तैयार होगा। तो इसी में हम लोग पेपर 3 में जो इकोनॉमिक्स होगा जिससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो पूरे सिलेबस को आयोग ने क्या किया है कि लिख दिया है, आगे हम लोग सिलेबस देखेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि आयोग ने क्या किया है, विषय अर्थशास्त्र लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15 टॉपिक में ये बटा हुआ है, 15 टॉपिक में। अब ये 15 टॉपिक में कौन कौन से सब्जेक्ट है, मुख्य विषय इसका क्या है, तो मुख्य विषय के रूप में इसको 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। 4 भागों में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कौन कौन से विषय होंगे। तो पहला इसमें आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें भी आप पूछिएगा लेवल कौन सा है, इंटर है या फिर आपका ग्रेजुएशन है या फिर आपका पीजी लेवल का है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो टॉपिक्स है पीजी लेवल तक के भी शामिल किए गए हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स है इंटर में भी पढ़ते हैं और
ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, बीए में आपने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। कुछ टॉपिक्स ऐसे जो आप लोग पीजी में पढ़ते हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे तो है जो कि पढ़ते ही नहीं है, जैसे झारखंड का इकोनॉमिक्स। तो झारखंड इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। हाँ, अगर आप झारखंड के जनरल कंपटीशन तैयारी कर रहे हो बिल्कुल पढ़ना पड़ता है, वहां पर भी पढ़ना होता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड टॉपिक रहते हैं, तो वो भी सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके बाद तीसरा इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत टॉपिक्स है उन सभी को पढ़ना है, और चौथा जो है झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी शामिल किया गया है। और कौन कौन टॉपिक इसमें शामिल है तो आगे हम लोग उसको 15 टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। एक चीज यहां पर बहुत सारे एक छात्र भी पूछ रहे थे, जैसे कि जो सर है कि अगर हम लोग इंटर का, ग्रेजुएशन का या फिर पीजी का उसको पूरा पढ़ लेते हैं, क्या उसी से संबंधित है? आप ध्यान रखिएगा, उसमें बहुत सारे बुक्स होते हैं, सभी को पढ़ने की अननेसेसरी चीजों पर आपको मेहनत नहीं करना है। प्रारंभ में ही हमने बताया कि तैयारी इस तरह से करना है जिससे कि आपका सारा सिलेबस भी कवर हो और कम समय में संपूर्ण तैयारी हो आपकी। ऐसा नहीं करना है कि उठा लिए एस चंद्र का बुक, जो ग्रेजुएशन का बुक से मोटी मोटी एसबीपीडी या फिर साहित्य पब्लिकेशन का आटा उठा लेते हैं, पढ़ने लगते हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हाँ, इसमें एक चीज कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी का जो आता है आप उसको पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी जो क्लास 11 और क्लास 12 का है उसको पढ़ सकते हैं, उससे बहुत सारे बेसिक, उससे भी बहुत सारे कवर हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन मेजर टॉपिक तो कवर नहीं होता है। लेकिन जिनका इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही जीरो लेवल है, पूरा भूल चुके हैं, कुछ भी पता नहीं है, तो बहुत ही बेसिक्स जो नॉलेज है एनसीईआरटी आपको देता है। तो आप एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 का पढ़ सकते हैं, बाकी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना पड़ेगा। बुक्स बाकी और नहीं पढ़िएगा, बुक्स सिलेबस अगर पढ़ना ही है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। एक जनरल बुक्स अगर हम बोले, और ध्यान रखिएगा मार्केट में इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक भी बुक नहीं मिलेगा। जनरल बुक के रूप में एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ सकते हैं, बाकी की पढ़ने की आवश्यकता तभी आपको पड़ेगी जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलिएगा। सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करना होगा, अदरवाइज बुक्स उठा के पढ़ने लगे एस चंद या फिर रमेश सी वगैरह, बहुत सारे मार्केट में बुक आते हैं, तो बिल्कुल उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा और सही से आपकी तैयारी भी नहीं हो पाएगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा होगा। तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, बुक्स में आपका जो जिनका जीरो लेवल से तैयारी करना है, जीरो लेवल से, तो एनसीईआरटी बेसिक्स जरूर पढ़िएगा, क्लास 11th का एंड क्लास 12th का। क्लास 11th में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत टॉपिक्स है वो है, और क्लास 12th में इसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें झारखंड तो है ही नहीं, उसके लिए तो अलग ही तैयारी करना पड़ेगा। अब यहां पर जो बाकी के अध्ययन कैसे करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस अब कुछ एक बुक में मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, उसके लिए 8-10 बुक कम से कम होने चाहिए, तब जाकर टॉपिक कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर चर्चा करते हैं। हाँ, हमारे साथ क्लासेस में जुड़ने से यही आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें नोट्स चाहिए, तो वो चीजें हमको कहां से मिलेंगे, तो वो सारी चीजें हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और उसी के अकॉर्डिंग क्लासेस होते हैं। अब यहां पर देखिए कि सबसे पहले जो 15 टॉपिक में बटा हुआ है, पहला टॉपिक इसमें देखिए, यहां पर ये भी अरेंज करके नहीं दिया हुआ है कि माइक्रो से इतना टॉपिक है, मैक्रो से इतना है, इंडियन इकोनॉमी से इतना है, या फिर झारखंड के इकोनॉमी। हाँ, झारखंड के इकोनॉमिक्स में लास्ट में दे दिया है, लेकिन मैक्रो या इंडियन इकोनॉमी से पता ही नहीं चलता है कि कौन सा टॉपिक किधर है, तो इसलिए यहाँ पर अरेंज करना इसको भी जरूरत होती है, ये मैंडेटरी हो जाता है। यही होता है स्मार्ट तरीका। अगर इसको आप डिवाइड नहीं करते, बस पढ़ना प्रारंभ कर देते, तो पता ही नहीं चलता है कि हम अपने प्रोग्रेस में कहां पर पहुंचे हैं। अगर आपको जिस रास्ते पर जाना है तो अपना देखिएगा ना कि हम कितना आगे बढ़े, कितना पहुंचे, तब जाकर हम उस डेस्टिनेशन पर पहुंच पाते हैं। तो इसमें भी वही चीज करना होगा, सिलेबस को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी। आप यहां देख सकते हैं पहला टॉपिक में तो सबसे पहला यहां पर तो बस अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है, अर्थव्यवस्था का ढांचा का मतलब कि जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि आप खुली अर्थव्यवस्था के बारे में सुनते होंगे, बंद अर्थव्यवस्था के बारे में, विकसित, अविकसित, विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में, फिर आपका जो कंट्रोल के आधार पर देखा जाए तो अब हम लोग पढ़ते हैं आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो वही बेसिक चीजें यहाँ पर पढ़नी है। और अर्थव्यवस्था की जो विभिन्न क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, इनको पूरा पढ़ना होगा। अब बोलिएगा सर ये चीज तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो आप कल्पना कीजिए अगर हम आगे जीडीपी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रीय आय पढ़ना है, जीडीपी पढ़ेंगे तो जीडीपी कैसे बनता है, 3 क्षेत्रों को मिलाकर। अगर उस क्षेत्र के बारे में आपको पता ही नहीं कि कौन सा क्षेत्र में कौन सी एक्टिविटी आएगी,
तो कभी हम राष्ट्रीय आय को समझ पाएंगे? इसका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। इसलिए बेसिक्स लेवल से आपको पढ़ना होगा, 0 लेवल से पढ़ना होगा, लेकिन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। फिर उसके बाद राष्ट्रीय आय में वही लेखीकरण, मतलब कि आपको पूरा पढ़ना होगा। राष्ट्रीय आय होता क्या है, राष्ट्रीय आय निकालने का तरीका, उसमें प्रमुख जो कारक होते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और आपका एनडीपी, उन सभी को हम लोग को पूरा पढ़ना है। इसको मेथड, फिर पर कैपिटल इनकम, उसका महत्व, इसके निकालने के मेथड वगैरह, उन सभी पर हम लोग को इसमें अध्ययन करना पड़ेगा। फिर उसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप के भी प्रश्न और थ्योरेटिकल टाइप के भी प्रश्न जो आ सकते हैं, उसको हम लोग करना है। उसके बाद इसमें अगला जो टॉपिक इसमें आ जाता है आर्थिक विकल्प, जो कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। इकोनॉमिकल चॉइस, जिसमें कि उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार और जो बाजार के रूप हैं, जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसमें कि मोनोपोली से लेकर आपका परफेक्ट कंपटीशन और अन्य इम्परफेक्ट कंपटीशन वगैरह आते हैं, सब हम लोग को इसमें अध्ययन करना होता है। यहाँ पर स्पेसिफिक लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सारे उसमें आ जाएंगे आपका। उसके बाद इन्वेस्टमेंट संबंधी जो डिसीजंस हैं, रोजगार का जो निर्धारण है, जो एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन करता है, क्रिएट करता है, उसमें मुख्य भूमिका, जैसे आय का वितरण का और वृद्धि के साथ जो आर्थिक प्रतिरूप है, उनके बारे में अध्ययन करना है। जो कि आपका इसमें कुछ टॉपिक जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बैंकिंग व्यवस्था, ये बैंक व्यवस्था इस संदर्भ में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें वही आपका एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जो केंद्रीय बैंक की भूमिका है, उसके उद्देश्य, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई है, तो आरबीआई की जो भूमिका है, आरबीआई की स्थापना, केंद्रीय बैंक की भूमिका वगैरह और केंद्रीय बैंक के कार्य वगैरह, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, उनके बारे में हमें पढ़ना है। साथ ही एक चीज और यहाँ पर देखिएगा जो बिल्कुल आपको नया मिलेगा, इसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन हर टॉपिक में तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। झारखंड के वाणिज्यिक बैंकों के क्रियाकलाप, बहुत सारे बुक उठा के देख लीजिएगा, मिलता ही नहीं है, तो इसीलिए जरूरी होता है कि इनको अरेंज करके पढ़ना पड़ेगा ही आपको, जो चीजें यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया भी जाएगा। उसके बाद फिर इसमें आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में करों के प्रकार और अर्थव्यवस्था के बजटीय और राजकोषीय नीति के उद्देश्य वगैरह, जितने भी मतलब जितने भी आपका फिस्कल पॉलिसीज है, आपका यहाँ पर राजकोषीय नीति वगैरह, जितने भी आपका कर नीति वगैरह और बजट के जो है संबंधित तथ्य वगैरह, सारे इसमें अध्ययन करने हैं। उसके बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें जो प्रशुल्क पद्धति है, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट हो, अदायगी कोष वगैरह अंतर्राष्ट्रीय, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है और जो बैंक संस्थान है, उनके बारे में अध्ययन करना है। यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है WTO, लेकिन चूंकि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ते हैं तो WTO अपने आप आ ही जाता है, क्योंकि उसको इग्नोर करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। और उसमें भी भूमिका जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन का है, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF वगैरह हो गया, उनके संबंधित भी कुछ फैक्ट हम लोग को पढ़ने होते हैं। उसके बाद फिर 7वां टॉपिक इसमें जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, वही योजनाओं वगैरह, बेरोजगारी, भारत में गरीबी, उन सभी टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो आर्थिक विकास और जो विभिन्न कार्यक्रम है उनको देखना है। साथ ही इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ढांचागत है, विभिन्न सेक्टर जो है, और जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, निजी क्षेत्र हो गया, कृषि औद्योगिक क्षेत्र हो गया, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय बोलिएगा सर, राष्ट्रीय आय तो वहां पर देखे ही, तो ये राष्ट्रीय आय भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है, क्या स्थिति है अभी वर्तमान में, जीडीपी कितना है और रैंकिंग क्या है उसका, प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो ये पढ़ना जो हम लोग का है। जो अभी देखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण, अभी कुछ महीने पहले, आपको पता है कि हर साल भारत सरकार जो है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जारी करती है। अभी माननीय वित्त मंत्री कौन, निर्मला सीतारमण, उन्हीं के द्वारा ये जारी किया गया, तो उसी के डाटा आपको यहाँ पर याद रखना है। नई जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसी में जो राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े हैं, और राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन अभी जारी कर रहा है, बहुत सारे छात्र इसमें भी कंफ्यूज करते हैं। पहले CSO जारी करता था, आपको पता है कि CSO प्लस NSO को मर्ज कर दिया गया, अभी यहाँ पर NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो उसके आंकड़े जो इस साल के जारी हुए, तो उसी को पढ़िएगा, ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। फिर उसका क्षेत्रीय और जो क्षेत्रीय वितरण है, कहाँ कहाँ और कितना कितना है, मतलब कि हर एक क्षेत्र में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, सार्वजनिक क्षेत्र का, एग्रीकल्चर सेक्टर का, तो वो सारे, और ये सारा डाटा कहाँ से मिलेगा, हमें लेटेस्ट डाटा चाहिए तो ये आर्थिक सर्वेक्षण से मिलेगा, जो इस साल का मतलब कि 21-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको पूरा पढ़िएगा। अब उसके बाद आते हैं कृषि उत्पाद एवं जो कृषि नीति है, मतलब कृषि से संबंधित जितने भी
तथ्य वो सारे हम लोग को पढ़ने हैं। कृषि जो बदलाव किया गया, इसमें कृषि से संबंधित जो परिवर्तन हुए, नए नए क्रांति जो आई, हरित क्रांति की भूमिका वगैरह सारे इसमें पढ़ने हैं। साथ ही भूमि सुधार पर भी बहुत ज्यादा, आजादी से पहले देखिएगा तो बहुत सारे जो भूमि थे उसमें बहुत सारे लोग खेती करते थे, लेकिन मालिकाना हक उनके पास नहीं था। उसका मालिक कोई और है और खेती कोई और कर रहा है। तो उस सारे में बहुत सारे भूमि सुधार किए गए थे, उनके बारे में। प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में जो सहसंबंध है उसके बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पर तीनों क्षेत्रों को यहाँ पर पढ़ना है, मतलब कि कृषि उत्पाद जो प्राथमिक क्षेत्र हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पर दूसरा क्षेत्र जो है औद्योगिक उत्पाद, फिर इसके में औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति में सभी पढ़ना है, पहली औद्योगिक नीति से लेकर। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि औद्योगिक नीति में हमें क्या पढ़ना होगा, तो सभी टॉपिक को पढ़ना होगा। मतलब जितने भी औद्योगिक नीति भारत में आए, इतना हम लोग कर सकते हैं कि जो अंतिम, मतलब कि अभी वर्तमान की जो औद्योगिक नीति है उस पर ज्यादा फोकस करना है। पहले की औद्योगिक नीति, पहली औद्योगिक नीति कब आई, उसमें किस चीज को प्राथमिकता दिया गया था, क्या क्या चीजों पर मेन फोकस किया गया था, वो आपको पता होना चाहिए। जो लाइसेंसिंग नीति अपनाई गई थी और बहुत सारी चीजों, तो उनको आपको ध्यान में रखना होगा। जो बदलाव हुए थे, खासकर जो 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे, तो उस समय क्या इसकी स्थिति थी औद्योगिक नीति की, वो आपको ध्यान में रखना होगा। उसमें फिर सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, निजी क्षेत्र हो गया, फिर इसमें एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण और एकाधिकार हो गया। उसके बाद फिर इसमें कृषि उत्पाद और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य का निर्धारण संबंधी जो नीतियां हैं, जो सहसंबंध है। क्योंकि आप देखिएगा, हम उद्योग की कल्पना कैसे कर सकते हैं जब कच्चे माल प्राथमिक क्षेत्र से मिलेंगे, तो दोनों में जो सहसंबंध है, इंटर रिलेशन जो है, और उनकी जो नीतियां संबंधी प्रावधान है, मूल्य निर्धारण संबंधित और सार्वजनिक जो वितरण है, उन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसमें बजट की प्रवृत्ति हो गया, 11वां टॉपिक, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। अब बोलिएगा सर कि बजट तो वहां पर भी देखिए हमने, दो जगह हमने देख लिया, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है बजट। जैसे इस बार भी बजट लाया गया, कब कब बजट लाया गया, उन सभी चीजों के बारे में। अब बोलिएगा सर दोनों बिल्कुल तो अलग नहीं हो जाता है, बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। बजट में वही चीज हम लोग देखेंगे, जो आय है, जो प्राप्तियां जो है, और जो खर्चे हैं, उसी में पूंजीगत खर्चे, राजस्व खर्चे, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, उसमें कौन कौन से टर्म आते हैं, कौन कौन से बजट पहली बार कब, तो अब यहाँ पर पढ़ लेंगे तो भारत को संदर्भित कर लेंगे। अब ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसका अलग से नोट्स बनाइएगा, उसका अलग से नोट्स, एक ही जगह पढ़ेंगे और उसके लिए वहां पर मेंशन कर देंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो यही सही तरीका होता है आपका पढ़ने का। फिर जो राजकोषीय नीति है, जो फिस्कल राजकोषीय वितरण जो है, फिर उसके बाद यहाँ पर मुद्रा और साख, भारत में जो मुद्रा और साख की जो प्रवृत्तियां और नीति है, बैंक व्यवस्था है, जो वित्तीय संस्थान है, वही आपका आपका नाबार्ड हो गया, एग्जिम बैंक हो गया, एनएचपी हो गया, आईएफसीआई हो गया, उन सब के बारे में। उसके बाद यहाँ पर भी देखिएगा विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार यहाँ पर भी पढ़ना है भारत के संदर्भ में। क्लियर है? वहां पर जो मुख्य जो नीतियां होती है मैक्रो में हम लोग पढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में, यहां पर भी उसी के संदर्भ में। लेकिन हम लोग एक ही जगह पढ़ के इसको टाइम अपना बचा सकते हैं और अपने वर्क को भी कम कर सकते हैं, अदायगी कोर्स वगैरह। फिर उसके बाद भारत में जो योजना है, वही आपका भारत में जो नियोजन वगैरह है, उसका जो उद्देश्य है, व्यू है, रचना है। पहले पंचवर्षीय योजना थी, प्लानिंग कमीशन खत्म करके अभी कौन सा आया है, नीति आयोग। नीति आयोग 3 वर्षीय, 5 वर्षीय और 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय प्लान ला रही है। तो उसकी समस्याएं वगैरह भी सभी हम लोग को पढ़ना है। और फिर लास्ट टॉपिक इसमें आ जाता है 15वां, झारखंड की अर्थव्यवस्था। झारखंड की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में झारखंड में जो कृषि की स्थिति है और अन्य क्षेत्र की स्थिति है, जैसे उद्योग हो गया, पर्यटन हो गया, झारखंड का जो आर्थिक विकास है उसके रुकावट है। झारखंड बोला जाता है कि झारखंड एक बहुत ही समृद्ध धनी राज्य है, लेकिन रुकावटें क्या है यहाँ पर? तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। एक आईएएस अधिकारी पकड़ा जाता है, उसके घर से, मतलब उसके सीए के घर से 20 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद होता है, कैश। जिसके यहां से 20 करोड़ का कैश मिले तो आप समझ सकते हैं उसकी संपत्ति कितनी होगी, किस तरह से लूटा जा रहा है झारखंड को। और ये एक ये मिले हैं, इससे पहले भी बहुत सारे आईएएस अधिकारी, जैसे सजल चक्रवर्ती का आपको नाम पता होगा, उनका डेथ हो गया, जेल में ही रहते रहते पता चला, उनका परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। जब आप पैसे जब कमाते हैं तो बहुत सारे आपके साथ हो जाते हैं, लेकिन आपके साथ निभाते भी हैं। वो नहीं देखते हैं कि आप पैसे कहां से कमा के ला रहे हैं। अगर आपका कमाने का तरीका अगर गलत है और वो बाद में पकड़े जाते हैं, तो वही लोग जो आपके पैसे के पर नाच कूद रहे थे, वो आपका साथ छोड़ देते हैं और आपको अकेले रहना पड़ता है। अभी देखिए
जेल में चले गए, पता नहीं अब उसका कौन साथ दे रहा है कौन नहीं साथ दे रहा है, हस्बैंड वाइफ दोनों जेल में। तो ऐसी स्थिति कभी भी नौबत ना आए, कम कमाएं लेकिन एक समाज में एक इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, इसके आधार पर है। तो ये चीजें सही है। यहाँ पर एक रुकावट वही हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से रुकावट है भ्रष्टाचार, और भी बहुत सारे कारण हैं। सही रणनीति नहीं बनना, सरकार भी स्थिर, हम पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो सरकार स्थिर है फिर भी, लेकिन भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ी समस्या है। शासन यहाँ पर बहुत बड़ा समस्या है। भ्रष्टाचार के अलावा जो सुशासन की व्यवस्था है बहुत ही खराब है। जो रैंकिंग आता है भारत झारखंड का, पता चलता है कि बड़े राज्यों में झारखंड का सबसे नीचे स्थान है सुशासन रैंकिंग में। गुड गवर्नेंस रैंकिंग जो नीति आयोग जारी करती है उसमें देखिएगा झारखंड का सबसे निचला पायदान है। वही चीज तो इसमें पढ़ना है, कोई अलग चीज नहीं पढ़ना है। क्लियर है? वही फिर आपका भारत झारखंड में जो गरीबी, बेरोजगारी और झारखंड में जो भूमि सुधार की प्रगति है, इसमें खासकर जो CNTS-PT एक्ट है, भूमि संबंधी कानून है, और उसके द्वारा भी सरकार के द्वारा जो क्रय नीति वगैरह है, उन सभी को इसमें पढ़ना होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आज हम यहाँ पर 15 जो टॉपिक है सारे के सारे हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया है। तैयारी का तरीका जैसा कि हमने बताया है कि 4 टॉपिक्स यहाँ पर हैं, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी और झारखंड। आप हमारे साथ जुड़ के भी इसकी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगे, टाइम मैनेजमेंट आपका सही से होगा। सारे चीजों के लिए आपको पढ़ने के लिए कहां से क्या पढ़ना है आपको इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, सारे कंप्लीट आपको तैयारी कराई जाएगी। खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको वही अरेंज। इसमें ध्यान रखिएगा, अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप हर एक सेगमेंट को अलग अलग बांट दीजिए और कौन सा सेगमेंट किस टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है, माइक्रो में क्या पढ़ना है, मैक्रो में क्या पढ़ना है, और इंडियन में क्या पढ़ना है, और झारखंड में क्या पढ़ना है, उन सेगमेंट को बांट दीजिए। उसी के अनुसार अपने नोट्स बनाइए और उसके अनुसार तैयारी कीजिए, उसके अनुसार प्रैक्टिस भी कीजिए। और दूसरा चीज इसमें ध्यान रखना है जी, अगर आपका इकोनॉमिक्स में बहुत ही वीक है, बहुत ही जो लेवल से मतलब कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पता नहीं है, जैसे इकोनॉमिक्स होता क्या है ये भी अगर पता नहीं है तो कम से कम उसको तो जानना पड़ेगा ना। तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप एनसीईआरटी कम से कम बेसिक जो है 9th-10th में भी एनसीईआरटी होती है, 9 से ही स्टार्ट होता है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के लिए, लेकिन 9th-10th पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीधा 11th और 12th का पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा भी कोई आपका डाउट है तो हमें कमेंट में करके बताइएगा, वो सारी चीज चर्चा की जाएगी और समय समय पर इसके लेक्चर भी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो भी छात्र लाइव बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो पहली प्राथमिकता इसको दीजिए अपना, और क्लासेस कीजिए। इसमें आपका बहुत ही कम फीस पर सारी तैयारी होगी, जिसके आधार पर आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। क्लासेस जुड़ने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहां पर भी आप एडमिशन के सारे प्रोसेस आपको बता दिए जाएंगे, पेमेंट करके क्लासेस कर सकते हैं, या फिर सीधा आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहां पर लिंक दिया होगा, उस पर जाकर अपना पेमेंट कर दीजिए, वहां पर डायरेक्ट आपको बैचेस जो है उपलब्ध हो जाएंगे। ये जो नए बैचेस है आपका स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें जो भी छात्र नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा। सारी ये विशेषताएं हमारे क्लासेस के जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर और हमारे जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उस पर उपलब्ध होगा। थैंक यू एवरीवन।